क्या आपकी एंटिटी में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है या आपकी एंटिटी ने कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। या आप कोई कंसल्टेंट हैं जो अपने क्लाइंट्स के लिए एफडीआई और ओडीआई की फाइलिंग करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर से देखिए, क्योंकि 15 जुलाई आ रहा है और वो ड्यू डेट है, डेडलाइन है एफएलए रिटर्न फाइलिंग की। एफएलए रिटर्न मतलब फॉरेन लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स रिटर्न। वेलकम टू कल्पचा जीएसटी एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लासेस, जहां हम बनाते हैं लीगल और टैक्स कंप्लायंस को सिंपल और प्रैक्टिकल। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी और टैक्स कंप्लायंस पार्टनर legalsahayata.com, जहां आपको सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ मिलेंगी। एफडीआई से रिलेटेड आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना हो, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन करना हो, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करना हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लायंसेस करने हो, आरबीआई के कंप्लायंस करने हो या फिर कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस करने हो, जैसे कि एफसीजीपीआर हो गया, एमजीटी 14 और पास 3 हो गया, तो कॉल करिए 800000282250 पर। और दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्टर हो और आपको जीएसटी रिफंड लेना है एलयूटी मॉडल में या फिर विद पेमेंट ऑफ टैक्स इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आपको रिफंड लेना है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड भी अगर आपको जीएसटी का रिफंड लेना है, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं 800000282250 पर। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, जैसे कि एडी कोड रजिस्ट्रेशन हो गया, पोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन हो गया, आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, तो एक ही नाम कल्पचा जीएसटी एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लासेस, और कॉल करें 800000282250 पर। आज का हमारा टॉपिक है एफएलए रिटर्न। मैं हूं स्वाति शाह, आपकी लीगल और टैक्स कंप्लायंस पार्टनर। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों एफएलए रिटर्न, फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स रिटर्न। अब जैसे नाम ही बोल रहा है कि इसमें आपको दो टाइप के रिपोर्टिंग करनी है, एक है फॉरेन लाइबिलिटीज और दूसरा है फॉरेन एसेट्स। फॉरेन लाइबिलिटीज में क्या आता है दोस्तों, इसमें आता है एफडीआई। आपकी कंपनी में या फिर एलएलपी में जो भी एफडीआई आया है और उसके बेसिस पे आपने शेयर्स अलॉट किए हैं, तो उसको कहते हैं फॉरेन लाइबिलिटीज। आपको उस फॉरेन लाइबिलिटीज की रिपोर्टिंग करनी है। और अगर आपकी कंपनी ने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट किया, किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर कोई एसेट्स बाहर खरीदे हैं, तो वो उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है फॉरेन एसेट्स की। इसको कहते हैं ओडीआई कंप्लायंसेस, मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफएलए रिटर्न हमने देखा, उसमें फॉरेन लाइबिलिटीज और फॉरेन एसेट्स की रिपोर्टिंग करनी होती है। तो दोस्तों, आरबीआई चाहती क्या है? आरबीआई ये चाहती है कि उसको पता लगे कि फॉरेन से कितना पैसा इंडियन एंटिटीज़ में आ रहा है या फिर कितना पैसा इंडियन कंपनीज फॉरेन में बाहर भेज रही हैं, बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं। इसकी डिटेल्स आरबीआई को चाहिए। इसके लिए उन्होंने बनाया है एफएलए रिटर्न। अब एफएलए रिटर्न कब एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबल तभी होता है जब आपकी कंपनी में कोई एफडीआई है या फिर आपकी कंपनी ने कोई ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है या फिर कोई भी फॉरेन एसेट्स या फिर फॉरेन लाइबिलिटीज़ जो आउटस्टैंडिंग है आपकी कंपनी में एज ऑन 31 मार्च तो आपको एफएलए रिटर्न फाइल करना है।
एज ऑन 31 मार्च। अगर हम अभी 2025 की बात करें, जो आपको 15 जुलाई 2025 तक आपको FLA रिटर्न फाइल करना है, तो उसमें आपको जो डिटेल्स देनी है वो एज ऑन 31 मार्च 2025 तक की देनी है। अब इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझ लेते हैं। मेरी कंपनी में FDI आया था 2022 में, सपोज करो 1 जुलाई 2022 में आया था। उसके बाद मेरी कंपनी में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया। क्या मुझे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है? जी हाँ, आपको तब भी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है अगर आपके बैलेंस शीट में ये कैपिटल क्लॉज में ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था वो शो कर रहा है एज ऑन 31 मार्च 2025। मतलब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी भी आपकी कंपनी में है तो आपको अब FLA रिटर्न फाइल करना है। भले प्रीवियस ईयर में या फिर करंट ईयर में कोई FDI नहीं आया है, लेकिन अगर वो आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 2025 तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है। अगर करंट ईयर में या फिर प्रीवियस ईयर में आपको कोई FDI आया है, सपोज करिए आपको 24-25 में कोई FDI आया है, तो क्या आपको FLA रिटर्न फाइल करना है? यस, आपको FLA रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ कवर्ड है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है। तो FLA रिटर्न कंपलसरी है इंडियन कंपनीज के लिए, कंपनीज एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, LLP के लिए जो MCA पे रजिस्टर्ड है अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अदर एंटिटीज, ये अदर एंटिटीज में क्या आता है दोस्तों? अदर एंटिटीज में जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, AIF वो आते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी आती है दोस्तों, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी आती है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और उसको कोई FDI आया है तो भी आपको एक FLA रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब इसकी ड्यू डेट देख लेते हैं। ड्यू डेट मैंने आपको बताई है दोस्तों, फाइलिंग ऑफ FCGPR इसकी ड्यू डेट है 15 जुलाई एवरी ईयर। अगर हम अभी 2025 की बात करें तो आपको 15 जुलाई 2025 तक ये रिटर्न फाइल कर देना है। इसमें डिटेल्स क्या जाएंगी? इसमें डिटेल्स एज ऑन 31 मार्च 2025 जाएंगी, एज ऑन 31 मार्च। ड्यू डेट है ये 15 जुलाई। अब ये रिटर्न फाइल करने के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स टू फाइल FLA रिटर्न, सबसे पहला है प्रोविजनल या फिर ऑडिटेड बैलेंस शीट, फिनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें P&L भी आ गया। दोस्तों अगर 15 जुलाई आ गया है और आपका ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है तो भी आप प्रोविजनल बैलेंस शीट और प्रोविजनल P&L मतलब प्रोविजनल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर से भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और फिर अगर आपका ऑडिट हो जाता है और आपको रिटर्न रिवाइज करना है तो आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 30 सितंबर। क्या मैम इसमें कैश फ्लो भी इंक्लूडेड है? जी, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड है। 30 सितंबर तक आपको ये रिटर्न फाइल करना है। ये रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? ये फ्लेयर पे लॉगिन करना पड़ता है और RBI की वेबसाइट लॉगिन करके आपको RBI को रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि मुझे रिवाइज रिटर्न फाइल करना है, अब मेरा ऑडिट हो गया है। फिर 2 से 3 वर्किंग डेज में RBI आपको अप्रूवल देगी कि आप अब रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसके बाद आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और सेकेंड है शेयर होल्डिंग पैटर्न।
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन पेरोल, उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन पेरोल, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और फिर आपको ये FLA रिटर्न फाइल करना है। अगर आपके पास FCGPR हैंडी है तो वो भी आप रखिएगा साथ में, FCGPR, क्योंकि जो सारी डिटेल्स जाती है ना दोस्तों वो या FCGPR या फिर आपने जो ODI के फॉर्म में भरी है वो सारी डिटेल्स इस FLA रिटर्न में वापस देनी पड़ती है। अब हम देख लेते हैं कि लेट फीस क्या है। अगर हमने 15 जुलाई से के बाद रिटर्न फाइल किया तो क्या हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं? यस, आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके लिए एक LSF स्कीम लाई थी RBI 2022 में, उसको कहते हैं लेट सबमिशन फ़ी। अगर आपने 15 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल किया है तो उसकी पेनल्टी एडिशनल फीस लगती है 7,500। सर ज़रा सर्कुलर बताएंगे। ये 2022, हाँ जी। तो देखिए यहाँ पे RBI ने आपको बताया है कि अगर आप लेट FLA रिटर्न फाइल करते हैं तो 7,500 एक LSF अमाउंट है, और ज़्यादा आप डिले करते हैं, मतलब LSF की स्कीम आपको 3 साल तक के लिए एप्लीकेबल है। फर्दर डिले में 7,500 प्लस 0.025% ऑफ A इंटू N, इसमें A है अमाउंट इन्वॉल्व इन द डिले और N है नंबर ऑफ डिले। तो ये LSF स्कीम आपको पर खाली 3 साल तक के लिए एप्लीकेबल है। 3 इयर्स के बाद ये LSF स्कीम आपको एप्लीकेबल नहीं होती है और उसके बाद 2 लाख तक की पेनल्टी है और 5,000 रुपये पर डे की पेनल्टी है। ओके, तो हमने ये देखा, ये RBI का सर्कुलर है। ये आपको कहीं भी आप दूसरे कोई भी वीडियोस देखेंगे तो किसी ने आपको लेट सबमिशन फ़ी के बारे में नहीं बताया है। ये खाली हमारे कक्षा GST एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लासेस में आपको लेट सबमिशन फ़ी देखने को मिल रही है। बाकी सब लोग सीधा 2 लाख की पेनल्टी और 5,000 पर ईयर बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। ये दोस्तों देखिए, ये जो सर्कुलर है RBI की वेबसाइट पे, अगर आप गूगल में लिखेंगे FLA रिटर्न RBI तो आपको ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सब RBI पे भी मिल जाएगी। इसमें कौन कौन सी एंटिटी कवर होती है देखिए, RBI ने ही बताया, कंपनी, LLP, अदर एंटिटीज में सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, पार्टनरशिप फर्म, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म। ये आपको कई जगह आप देखेंगे गूगल में तो कुछ लोग बोलते हैं कि 30 जुलाई ड्यू डेट है। नहीं, RBI ने बताया हुआ है कि ये FLA रिटर्न आपको जुलाई 15 तक एवरी ईयर फाइल कर देना है और 2025 के लिए डेट अभी आ रही है 15 जुलाई 2025 में तक आपको ये रिटर्न भर देना है। यहाँ पे जो मैंने आपको पेनल्टी का क्लॉज बताया वो रखिए वो नीचे सेकंड वो वाले में देखिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है RBI, नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट विल बी ट्रीटेड एज वायलेशन अंडर फेमा। तो ये FLA रिटर्न फाइल करने के लिए तो गवर्नमेंट कोई फीस नहीं लेती दोस्तों, लेकिन ये पेनल्टी बहुत बड़ी इम्पोज करती है, क्योंकि वो इसको अगर आप FLA रिटर्न फाइल नहीं करते तो इट विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रावेंशन अंडर फेमा एक्ट। तो एंटिटी शुड फाइल विद इन ड्यू डेट। चलिए अब हम देखते हैं कि ये FLA रिटर्न फाइल कैसे करते हैं। FLA रिटर्न फाइल करने के लिए आपको
आरबीआई ने फ्लेयर वेबसाइट दी है दोस्तों, flair.rbi.org.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और इस वेबसाइट पे आपको एक एंटिटी यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस एंटिटी यूज़र रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बेसिक सी कंपनी की डिटेल्स देनी है, जैसे कि सिन नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नेम ऑफ ऑथोराइज पर्सन देना है। उसके लिए आपको 2 लेटर लगेंगे, एक है वेरिफिकेशन लेटर और एक है अथॉरिटी लेटर। वो फ्लेयर की वेबसाइट पे आपको नीचे उसका फॉर्मेट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि फ्लेयर की वेबसाइट पे आप एफएलए रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, वेरिफिकेशन लेटर कैसे सबमिट करना है और अथॉरिटी लेटर कैसे सबमिट करना है। एक बार आप एंटिटी यूज़र का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो 2 से 3 वर्किंग डे में आपको आरबीआई फ्लेयर वेबसाइट का लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजती है। उसमें से आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आप अपना एफएलए रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये देखिए, गूगल में आप लिखेंगे फ्लेयर आरबीआई तो फ्लेयर आरबीआई की वेबसाइट खुल जाएगी दोस्तों। ये ईमेल आईडी है surveyfla@rbi.org.in। हमारी आरबीआई को अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप इस वेबसाइट पे भी इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई देगा। और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है वेरिफिकेशन लेटर का और यही फॉर्मेट एक फॉर्मेट दिया हुआ है अथॉरिटी लेटर का। यूज़र मैनुअल भी दी हुई है उन्होंने कि कैसे एनुअल रिटर्न भरना है, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो हम FAQs वहाँ पे आरबीआई की वेबसाइट पे देख रहे थे ना दोस्तों, वही FAQs यहाँ पे भी दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने। सेम एफएलए रिटर्न, सेम FAQs है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन लेटर का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, अथॉरिटी लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पे भरना है। इसमें कुछ खास है नहीं, खाली एक सिंपल अथॉरिटी है। आप डायरेक्टर को ऑथोराइज करते हो, उसका पान नंबर, उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करके देते हो। आपका LLP है या फिर आपका सिन नंबर है, कंपनी है तो सिन नंबर, LLP है तो LLP है नंबर, ये सारी डिटेल्स आप भर के देते हो और यहाँ पे आप अथॉरिटी लेटर लगाते हो। ये देखिए वेरिफिकेशन लेटर है ना दोस्तों, इसमें आपको साइन नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है ना सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड, आपको वेरिफिकेशन लेटर में सिग्नेचर नहीं लगाना है, पर आपको अथॉरिटी लेटर पे साइन करना है। और वेरिफिकेशन लेटर और अथॉरिटी लेटर आपको सबमिशन करते टाइम यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, ये ऐसा ही सेम जैसा ऑथोराइज किया है मैंने स्वाति शाह को ऑथोराइज किया है, जो हमारी कंपनी में डायरेक्टर है, उसका पान देंगे, उस हमारी लीगल सहायता प्राइवेट लिमिटेड का सिन नंबर देंगे, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखेंगे, हमारी कंपनी का पान देंगे, ऊपर जो देना है यहाँ पे स्वाति शाह का पान नंबर आएगा और यहाँ पे कंपनी का पान आएगा और यहाँ पे 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। यहाँ पे साइन करने के बाद आपको ये अथॉरिटी लेटर अपलोड कर देना है। एफएलए की फ्लेयर की वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फ्लेयर की वेबसाइट में आप जब लॉगिन करते हैं दोस्तों, तो ये जो एफएलए रिटर्न है ये 4 सेक्शंस में डिवाइड है। तो इसमें सबसे फर्स्ट सेक्शन 1 में आपको क्या डिटेल्स भरनी है, उसमें बेसिक कंपनी डिटेल्स आएगी सेक्शन 1 में, जैसे कि सिन नंबर हो गया, एड्रेस ऑफ कंपनी हो गया, पान नंबर हो गया, एड्रेस ऑफ कंपनी हो गया, वो सारी डिटेल्स बेसिक कंपनी की डिटेल्स सेक्शन 1 में आएगी। फिर सेकंड सेक्शन आता है एफएलए रिटर्न में, वो है सेक्शन 2।
यहाँ पे आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की सारी डिटेल देनी है जो पर्टेनिंग टू है बैलेंस शीट और पीएनएल, जैसे कि कैपिटल क्लॉज हो गया, लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ हो गई आपकी कंपनी में, पीएनएल में आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, डोमेस्टिक टर्नओवर कितना है, आपके कितने एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ये सारी डिटेल्स आपको सेक्शन 2 में देनी है दोस्तों। फिर आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 और 4 हम अलग से समझते हैं कि उसमें क्या क्या देना है। सेक्शन 3 बेसिकली है एफडीआई से रिलेटेड, आपकी कंपनी में जो भी एफडीआई आया है उसकी सारी डिटेल सेक्शन 3 में देनी होती है, और सेक्शन 4 में ओडीआई से रिलेटेड डिटेल्स देनी होती है। अब हम डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या डिटेल्स आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में देनी होती है। सेक्शन 3 है एफडीआई से रिलेटेड, इसमें आपको क्या डिटेल्स देनी होंगी। डेट ऑफ एफडीआई, कौन सी डेट पे आपको एफडीआई आया था, कितना अमाउंट ऑफ इनफ्लो आया था, आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए थे, शेयर्स का वैल्यूएशन मतलब फेयर प्राइस क्या था, ठीक है दोस्तों, और इन्वेस्टर कौन था, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन, यूएसए से आया था, ब्रिटेन से आया था, कहाँ से पैसा आया था, उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको बताना है। और इसमें सारी डिटेल्स ये एफसीजीपीआर में भी आप ये सारी डिटेल्स देते हो, एफडीआई कब आया था, इनफ्लो कब हुआ, कितना इनफ्लो हुआ था, नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन, इन्वेस्टर की डिटेल्स और कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये सारी डिटेल्स एफडीआई की आपको सेक्शन 3 में देनी है दोस्तों। उसके बाद सेक्शन 4 में आता है ओडीआई। हो सकता है कि आपको कोई एफडीआई नहीं आया है, लेकिन आपकी एंटिटी ने बाहर फॉरेन एसेट्स लिए हैं या फिर फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे सेक्शन 4 में देनी है। अगर कोई आपकी कंपनी में खाली एफडीआई आया है और कोई ओडीआई नहीं है, तो आप ये सेक्शन को ब्लैंक रखेंगे। सेक्शन 4 ओडीआई, इसमें भी आपने कौन सी एसेट्स परचेज की है या किस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उस समय क्या फेयर वैल्यू थी उस इन्वेस्टमेंट की, वो सारी डिटेल्स आपको, और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी डिटेल्स आपको सेक्शन 4 में देनी है। उसके बाद दोस्तों एक वेरिएंस रिपोर्ट निकलती है, ये ऑटोमेटिक निकलती है, आप ये वेरिएंस रिपोर्ट चेक कर सकते हो और उसके बाद आप एफएलए रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों फ्लेयर पोर्टल पर आपका एफएलए रिटर्न सबमिट होता है। आगे देख ले, आगे अब वो आरबीआई की वेबसाइट दिखा दीजिए, कुछ रह गया हो तो हम उस वेबसाइट पर से देख लेते हैं। ऊपर जाइए, ये मैंने आपको बता दिया कि ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है। नीचे आ जाते हैं, कंपनी के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप के लिए, अदर्स के लिए। ड्यू डेट मैंने आपको बता दी 15 जुलाई। कॉन्सिक्वेंसेस हमने आपको बता दिए। थर्ड क्वेश्चन जो है कि उसको वायलेशन अंडर फेमा रखते हैं, और एलएसएफ स्कीम बता दी 7,500 उसकी लेट फीस है, जो खाली एलएसएफ का प्रावधान आपको खाली 3 साल तक है, उसके बाद नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम एलएसएफ विल बी लिमिटेड टू 100% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड। The facility for opting for LSF
shall be available up to 3 years from the due date of reporting or the submission। वापस उसी वेबसाइट पे आगे जाते हैं, देख लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या देनी है। आपको बैलेंस शीट रेडी रखनी है। अगर आपका ऑडिटेड बैलेंस शीट रेडी नहीं है तो दोस्तों ध्यान रखिए, आप प्रोविजनल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर से भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कई बार लोग दोस्तों ये गलती कर देते हैं कि ऑडिटेड बैलेंस शीट का ही राह देते हैं और उनका 15 जुलाई निकल जाता है, पर आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आरबीआई ने ये प्रावधान दिया है कि आप प्रोविजनल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका रिटर्न अब एफएलए रिटर्न फाइल हो चुका है और आपका वो अप्रूव भी हो गया है तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं प्रीवियस फाइल्ड रिटर्न। उसके लिए आपको आरबीआई को रिक्वेस्ट डालनी है, ईमेल डालनी है और आरबीआई आपको परमिशन देती है कि आप 30 सितंबर तक वो रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। तो आगे जाते हैं। इन केस वेयर अकाउंट क्लोजिंग पीरियड इज डिफरेंट। अभी कुछ लोग ने ऐसा किसी की हो सकता है कि अकाउंट क्लोजिंग डेट 31 मार्च नहीं है, तो क्या मैं अपने हिसाब से अकाउंट क्लोजिंग डेट रख सकता हूँ? नहीं, आपको खाली मार्च तक क्या ही क्लोजिंग डेट रखना है, अगर आपका क्लोजिंग ईयर अलग डिफरेंट हो तो भी। देखिए यहाँ पे दिया है, अगर कोई एंटिटी फाइल करना भूल गई ड्यू डेट तक, क्या वो बाद में भी सबमिट कर सकती है? तो यस, एफएलए रिटर्न कैन बी फाइल्ड इवन आफ्टर द ड्यू डेट। आगे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का भी, सपोज करिए हम अभी 2025 में है, मेरे को एफएलए रिटर्न फाइल करना था 2022 में, लेकिन मैं 2022 का रिटर्न फाइल करना भूल गया हूँ, क्या मैं अभी भी रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? जी हाँ, आप 2022 का प्रीवियस ईयर्स का भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी होगी। वो पोस्ट लॉगिन सर्विस है। लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पे फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट करते हैं और आप वहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हैं और आप जो मैंने आपको वो सर्वे वाला ईमेल आईडी बताया था उस पर रिक्वेस्ट डालते हैं तो 2 से 3 वर्किंग डेज में आरबीआई आपको अप्रूवल देती है और उसके बाद आप वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये रहा वो वेब ईमेल आईडी survey@rbi.org.in। चलिए आगे जाते हैं। क्या आपने जो रिटर्न भर दिया है क्या आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं? यस, आप आरबीआई की अप्रूवल लेके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर एफडीआई हमको प्रीवियस ईयर में नहीं आया तो भी क्या सबमिट करना है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2025 तक नहीं है कोई, तो आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग है टिल 31 मार्च 2025 तो आपको एफएलए रिटर्न 2025 15 जुलाई 2025 तक फाइल करना है। अगर खाली शेयर एप्लीकेशन मनी आई थी लेकिन हमने कोई अलॉटमेंट नहीं किया है तो क्या मेरे को एफएलए रिटर्न फाइल करना है? नहीं। उस केस में अगर आपको खाली शेयर एप्लीकेशन मनी आई है और आपने कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर ओडीआई नहीं किया है तो आपको ये रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। If an entity has received any inward remittance in the latest, do they need to file? Yes। अगर कोई भी आरबीआई का समझिए दोस्तों, खाली और खाली ये कहना है अगर आपके पास कोई भी आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च तक तो आपको रिटर्न फाइल करना है जुलाई 15 तक। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो भी क्या मुझे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है? जी हाँ, पार्टनरशिप फर्म को भी ये एप्लीकेबल नहीं है। किस किस को ये पार्टनरशिप फर्म को भी ये एप्लीकेबल है कि अब हम समझ लेते किस किस को एप्लीकेबल नहीं है। जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसमें पैसा आया है या किसी इंडिविजुअल को पैसा आया है या ट्रस्ट में आया है पैसा, तो फिर आपको ये रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रस्टीज में, हाँ सॉरी, ट्रस्टीज भी हो तो आपको रिटर्न फाइल करना है। खाली इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप ऐसी है या फिर जिसके पास कोई फॉरेन लाइबिलिटीज नहीं है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है।
ये ओडीआई का अलग से कंप्लायंसेस है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट वो और एफएलए रिटर्न अलग अलग है, इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। एफएलए अलग, एफएलए का रिटर्न अलग कंप्लायंस है और एनुअल परफॉर्मेंस रिटर्न अलग कंप्लायंस है, ये बता रहे हैं। इट इज मॉनिटर्ड बाय 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई। अगर नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर था और उसने किसी रेसिडेंट को अपना शेयर ट्रांसफ़र कर दिया है तो क्या मुझे एफएलए रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है? जी नहीं, उस केस में आपको ये रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस पे शेयर्स इशू किए हैं तो भी आपको ये रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे फिर से बताया है दोस्तों, बैलेंस शीट और प्रॉफिट और बैलेंस शीट और पीएनएल का अकाउंट्स सबमिट मतलब एज एन अटैचमेंट नहीं करना है दोस्तों, पर इसकी डिटेल्स तो आपको देनी ही है बैलेंस शीट और पीएनएल की, तो वो आप साथ में रखिएगा। तो ये हमारा पूरा था एफएलए रिटर्न के ऊपर हमारा वीडियो। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और हमारा चैनल है कल्प शाह जीएसटी एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लासेस और हमारी वेबसाइट है legalsahayata.com, जहाँ पे आपको सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ मिलेंगी। आरसीएमसी का रजिस्ट्रेशन करना हो, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का रजिस्ट्रेशन करना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, जीएसटी का रिफंड हो विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एलयूटी मॉडल, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड लेना हो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में रिफंड लेना हो, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना हो, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन करना हो, ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हो तो कॉल करें 8000028250 पर। और अगर आपको हमसे एफएलए रिटर्न प्रोफेशनली फाइल करवाना है तो कॉल करिएगा 8000028250 पर। थैंक यू।